सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सूडान के कोर्दोफान में जंग हुई तेज, फौज ने आरएसएफ पर किए खतरनाक हवाई हमले, अल फाशर में कत्लेआम, यूएन बोला सूडान का शहर नक्शे से मिट जाएगा, गजा में सीजफायर बना धोखा, मदद के ट्रक बॉर्डर पर अटके अब भी गिर रहे बम, फलस्तीनी लीडर यासिर अराफात का मलबा बन चुका घर हुआ आबाद, बेघरों का बना ठिकाना, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में हमला, 2 बसीजी जवान शहीद, और ओमान ने दिया बड़ा बयान, कहा अरब मुल्क अब ईरान से रिश्ते जोड़ें, असली खतरा है इसराइल। शुरुआत करते हैं इस शो की। सबसे पहले सूडान की खबरें। कोर्दोफान में जंग भड़क गई और तेज भड़क गई है। सूडानी फौज के फाइटर जेट्स ने आरएसएफ के ठिकानों पर बम गिराए हैं, उन ठिकानों को उड़ा दिया है। सूडान के कोर्दोफान इलाके में फौज और पैरामिलिट्री आरएसएफ के बीच जंग और ज़्यादा तेज हो गई है। मकामी मीडिया के मुताबिक सूडानी एयरफोर्स ने नॉर्थ और वेस्ट कोर्दोफान में आरएसएफ के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में दर्जनों कॉम्बैट व्हीकल, ईंधन के डिपो और हथियारों के ट्रक तबाह कर दिए गए। फौजी जराये के मुताबिक अब तक 20 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और दर्जनों आरएसएफ लड़ाके या तो मारे गए या जख्मी हुए हैं। कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कितने मारे गए या कितने जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडानी फौज ने यह ऑपरेशन तब शुरू किया जब उसने आरएसएफ और किराए के विदेशी लड़ाकों को अल ओबेद शहर पर बड़े हमले की तैयारी करते देखा। आरएसएफ की तरफ से अब तक इस हमले पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कोर्दोफान की फिजा अब भी बारूद और डर की गंध से भरी हुई है। सूडान से एक और खबर यह है कि इंसानियत को हिला देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अखबार लिख रहे हैं कि वहां कयामत सा मंजर है। सूडान के अल फाशर में एक बड़े कत्लेआम के बाद अब दुनिया के कुछ बड़े मुल्क वहां सीज फायर करवाने के लिए कोशिशों में जुट गए हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और जॉर्डन ने एक साथ सूडान में जंगबंदी करने की आवाज बुलंद की है। तीनों ने कहा है कि लड़ाई रोकी जाए और सूडान को बचाया जाए। मनामा की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन, जर्मनी और जॉर्डन के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर्स ने यह कहा कि अल फाशर शहर में जो हो रहा है वो जंग नहीं, इंसानियत का कत्ल है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि आरएसएफ के लड़ाकों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला अल फाशर में, अस्पतालों में लाशों के ढेर लगा दिए और औरतों बच्चों पर भी रहम नहीं किया। 450 से ज्यादा, 450 से ज्यादा लोग एक ही अस्पताल के अंदर कत्ल कर दिए गए। कई मोहल्लों में सामूहिक फांसी दी गई, बहुत से लोगों को एक साथ फांसी दी गई और इसके साथ ही औरतों और लड़कियों के साथ भी ज्यादती की खबर है। आरएसएफ ने इन सभी इल्जामों से इनकार किया है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें, सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस और चश्मदीद गवाह सबूत बनकर सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि अल फाशर अब जंग का मैदान नहीं बल्कि खामोश कब्रिस्तान बन चुका है। यूएन का साफ कहना है कि अगर फौरन सीज फायर नहीं हुआ तो सूडान के नक्शे से एक बड़ा शहर हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब सूडान से एक और आखिरी खबर। मगरबी सूडान के अल फाशर शहर से कत्लेआम और बर्बर हमलों से जान बचाकर भागे 642 लोग शुमाली सूडान के अल दब्बा इलाके में पहुंच गए हैं, भूख, प्यास और बीमारी के साए में। 642। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने बताया कि ये फैमिलीज आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हाथों हुए कत्लेआम से बचकर आई हैं। अब ये लोग बिना छत, बिना दवा, बिना पानी के जिंदा रहने की जद्दोजहद में हैं। डॉक्टर्स के नेटवर्क ने वार्निंग दी है कि मकामी आबादी से ज्यादा बोझ इन रिफ्यूजीज ने डाल दिया है। मतलब सोचिए क्या सूडान की हालत है कि 642 एक्स्ट्रा लोग भी वहां बर्दाश्त नहीं हो रहे क्योंकि उनके लिए दवा और खाने का इंतजाम नहीं है। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। IOM के मुताबिक पिछले 4 दिनों में ही 62,000 से ज्यादा लोग अल फाशर से बेघर हो चुके हैं और दारफुर अब तबाही और तन्हाई का मंजर बन चुका है। गजा में सीजफायर एक धोखा बनकर रह गया है क्योंकि गजा भी भूखा है, बम अब भी गिर रहे हैं। जबकि तय हुआ था सीज फायर के वक्त कि सबको खाना दिया जाएगा, राशन बड़ी तादाद में पहुंचेगा। इसराइल ने गजा में मदद की आवाजाही पर फिर से शिकंजा कस दिया है। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक ट्रूस के बाद, सीज फायर के बाद तय हुई मदद का सिर्फ 24% हिस्सा ही इसराइल ने अंदर जाने दिया, 76% रोक लिया। बाकी ट्रक अब भी बॉर्डर पर फंसे पड़े हैं। इधर खान यूनिस के इर्द गिर्द इसराइली फाइटर जेट्स, टैंक
और बाकी आर्टिलरीज लगातार शेलिंग कर रही हैं। जबालिया कैंप के ईस्ट में कई रिहायशी इमारतें तबाह कर दी गई हैं, जबकि कागज पर सीज फायर अब भी लागू है। कल भी सैटरडे को भी गजा में इसराइल ने बमबारी की और 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फिलिस्तीन की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने वाले लीडर यासिर अराफात का खंडर बन चुका घर अब कई लोगों के लिए आशियाना बन गया है। गजा सिटी के रिमाल इलाके में यासिर अराफात का पुराना घर अब मलबे जैसा ही नजर आता है। कुछ हिस्से बचे हैं जहां लोग रहकर अपने आप को बचा रहे हैं। दीवारें टूटी हैं, छत उखड़ी पड़ी है और चारों तरफ बस मलबा है। कभी ये आलीशान विला था, फिर म्यूजियम बना और अब बेघर लोगों की पनाहगाह बन गया है। एएफपी की तस्वीरों में दिखता है अराफात के म्यूरल अब राख और धूल के बीच झांकते हैं, जैसे अपनी कौम की हालत पर खुद गवाही दे रहे हों। 2 साल की जंग ने उस घर को भी नहीं छोड़ा जो कभी फ़लस्तीन के ख्वाबों का एड्रेस हुआ करता था। आज वहीं उस घर में माँओं के आंसू और बच्चों की रातें बसती हैं। लोग अब यहाँ रह रहे हैं, यासिर अराफात को भी याद कर लेते हैं। बात ईरान की। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में हमला हुआ है जिसमें 2 बसीजी जवान शहीद हुए। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में कल गश्ती ड्यूटी पर निकले 2 बसीज यानी वॉलंटियर फोर्स के जवान दहशतगर्दों की गोलीबारी में मारे गए। IRGC के ज़मीनी दस्ते कुद्स बेस ने बयान जारी कर बताया कि दोनों जवान मकामी सुन्नी कम्युनिटी से थे और खाश और जाहेदान के बीच के रास्ते पर एक कबायली रहनुमा की सिक्योरिटी में तैनात थे। सुन्नी कम्युनिटी वाली बात IRGC के बयान और ईरानी अखबार में है। बयान के मुताबिक दहशतगर्दों ने उस कबायली लीडर को निशाना बनाया, लेकिन गोलियों की बौछार में दोनों बसीजी शदीद जख्मी हुए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। कुद्स बेस ने यह नहीं बताया कि जिस कबायली लीडर पर हमला हुआ था वो बचा या नहीं। मनामा डायलॉग में ओमान ने एक अरब मुल्क ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है ईरान के हक में, और ओमान ने अरब ममालिक से कहा है कि आप ईरान से रिश्ते कायम करने का वक्त है, उससे रिश्ते कायम करो। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने गल्फ के अरब ममालिक से सीधी अपील करते हुए कहा है कि अब वक्त है कि GCC मुल्क ईरान से दूरी नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चुने। बहरीन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की सालाना मनामा डायलॉग कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अल बुसैदी ने साफ कहा कि इस इलाके में असली उथल पुथल, असली इंस्टेबिलिटी की जड़ ईरान नहीं बल्कि इसराइल है। उन्होंने कहा कि अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ओमान एक अरब मुल्क का लीडर या फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा है। बुसैदी कह रहे हैं कि सालों से GCC मुल्क सिर्फ देखते रहे और ईरान को अलग थलग करते रहे, अब ये रवैया बदलना चाहिए। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि उनका मुल्क हमेशा से चाहता रहा कि ईरान, इराक और यमन समेत सभी ममालिक के साथ खुली और ईमानदार बातचीत का एक मजबूत ढांचा बने। अल बुसैदी के इस बयान को रीजनल रिश्तों में एक नई सोच के तौर पर देखा जा रहा है, जहां दुश्मनी की जगह मुज़ाकरात और मसलहत को तरजीह देने की बात हो रही है। खास बात यह है कि कोई मक्खन लगाने के लिए दिया गया बयान नहीं कि ईरान में दे दिया हो ईरानियों के सामने, ये किसी तीसरे मुल्क में कहा जा रहा है, तो इसके मायने बहुत होते हैं और बहुत सीरियस भी होते हैं। कुछ खबरें यहाँ से हेडलाइंस में ही समझ लेंगे आप। अब इजिप्ट जो है वो लेबनान में जो सीज फायर हो गया है या जो एक परमानेंट अमन का ख्वाब देखा जा रहा है जिसमें इसराइल हमले ना करे, उसके लिए कोशिश करने में इजिप्ट ने अपना रोल निभाने की पेशकश की है और इजिप्ट इस सिलसिले में कुछ मीटिंग्स भी करने लगा है। इजिप्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट प्रपोज किया है लेबनान के सीज फायर के लिए और इसमें कई लेवल पर कोशिशें होंगी। इसकी और डिटेल्स आएंगी तो हम आपको ज़रूर उसमें इत्तला देंगे। फ़िलहाल 1-2 हेडलाइंस और हैं कि 5 लाख सीरियंस तुर्की से वापस अपने मुल्क सीरिया लौट चुके हैं, जो पनाह गुज़ीनों की तरह 2011 से सीरिया में रह रहे थे। वो 5 लाख लोग, 500,000 लोग वापस आए हैं। लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं हैं जो बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद आ गए हों, सारे के सारे हों, ये तुर्की में रहने वाले नहीं। तुर्की में लगभग 3.5 मिलियन सीरियंस रहते थे बशर के ज़माने तक, 1 साल पहले तक, 11 महीने पहले तक 35 लाख सीरियन।
जिस में से 24 लाख अब भी तुर्की में ही रह रहे हैं, ठीक है, और 5 लाख वापस आए हैं। 5,50,000 सीरियंस जो हैं वो वापस आए हैं, बाकी इधर उधर कहीं हुए हैं। जो हिसाब आप कहेंगे हिसाब गड़बड़ नहीं, मैं तो लिखे हुए डेटा पर बोल रहा हूँ। तो बशर अल असद के ज़माने में जो कत्ल गारत हो रहा था उससे बचकर अकेले 35 लाख सीरियन रिफ्यूजी तुर्की में पनाह लिए हुए थे। अब भी 24 लाख वहाँ हैं, वो अभी लौट कर नहीं आ रहे हैं। कह रहे कि बिजली पानी इधर सब सही मिल रहा है, छोटा मोटा कारोबार रोज़गार भी मिल रहा है। जब वहाँ बिल्कुल मामला सेट हो जाएगा हम चले जाएंगे। यहाँ से एक और वजह भी समझिए क्यों तुर्की ने अहमद अल-शरा की जो है वो मदद की बशर अल असद की गद्दी को पलटने में। अगर की 35 लाख लोग, मतलब 6-6.5 करोड़ वाली आवाम वाली या कुछ भी हो, 35 लाख लोग बहुत होते हैं बाहर के। कौन अपने सर पे बैठा कर जिंदगी भर खिलाएगा? अगर वो वहीं की नेशनलिटी ले लेंगे तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, जबकि मुल्क उनका बराबर में है। तो बहुत वक्त तक ये प्लान किया गया कि कैसे इन लोगों को वापस इनके मुल्क में बसाया जाए, और वो सूरत वही थी कि बशर अल असद जब गद्दी से हटेगा तभी ये लोग जा पाएंगे, क्योंकि यही वो लोग थे जो उसको हटा सकते थे या जो उसके दुश्मन थे। क्योंकि बशर की आबादी इतनी सी थी, ये मेजॉरिटी के लोग थे, फिर भी वो बंदा जो था प्रेसिडेंट बने बैठा था, वो और उसका अब्बा भी। तो ये बड़ी एक लंबी कहानी है, उसे छोड़। तुर्की ने जो बशर अल-शरा की मदद की होगी या साजिश की होगी, उसकी एक वजह ये भी थी, मैंने आपको बता दिया। सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा वॉशिंगटन जा रहे हैं आदाब करने चचा ट्रंप को, यूएस एनवॉय से, अब फिर वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से कुछ लेकर आएंगे। इस बार लग रहा है जो बड़े बड़े सैंक्शन सीरिया के ऊपर लग रखे थे उन्हें हटाने का नंबर आने वाला है। अच्छा, हम फिर गज़ा की और फ़लस्तीन की ख़बरों पर आते हैं। हमास ने कहा है कि वो होस्टेजेस की बॉडीज़ ढूंढने के लिए तैयार है, येलो लाइन के अंदर भी जहां पर आईडीएफ खड़ी हुई है। बस हमें हैवी मशीन्स चाहिए हैं, हमें नेसेसरी इक्विपमेंट्स चाहिए हैं, वो हमें आप दे दीजिए। हम होस्टेजेस की बॉडीज़ रेड क्रॉस के साथ मिलकर ढूंढने को पूरी तरीके से तैयार हैं। हाँ, अभी जो है एक मैं आपको न्यूज़ दे दूं, द विलेज ऑफ फराटा ईस्ट ऑफ कलकालिया, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये अभी रात की तस्वीर है जब वेस्ट बैंक में सेटलर्स ने, उग्रवादी सेटलर्स ने, नाजायज सेटलर्स ने फ़लस्तीनियों के ट्रक्स में, बस में, घरों में और खेतों में आग लगाई है। ख़ास तौर से ये ट्रक और बस की तस्वीर है, और फ़लस्तीनियों के घरों को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। वेस्ट बैंक में बड़े जुल्म हो रहे हैं और इस्राएली हुकूमत इन सेटलर्स को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। एक सीसीटीवी सामने आया है जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये सारे जो हाथ ऊपर हैंड्स अप पोजीशन में हैं, ये एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए फ़लस्तीनी हैं। इस्राएली ऑक्यूपेशन फोर्स यानी आईडीएफ इस कैफ़े में आती है। जेनिन में एक कैफ़े है, वहाँ रेड मारती है। बैठे हुए लोग आराम से खा पी रहे थे और एक दिन इनकी सिचुएशन हैंड्स अप वाली हो जाती है। ये फ़लस्तीनियों की आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गई है कि उनके मुल्क में, उनकी ज़मीन पर इस्राएली फोर्सेस ऐसे आके रेड मारती हैं और किसी ना किसी को पकड़ के ले जाती हैं। और ये लोग एकदम जो मौज मस्ती के मूड में होते भी हैं, राहत के मूड में होते हैं, तो फिर ये फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं। कब अगर कहीं लग गया कि हाथ नीचे से कोई निकाला तो गोली मार देंगे सीधे, तो हाथ ऊपर कर लो। ये है उनकी ज़िंदगी। अब इस सिचुएशन में कौन क्या करेगा, ज़रा सोचिए। और ये एक और सिचुएशन है, रात में किसी बीमार को एम्बुलेंस से फ़लस्तीनी लोग फ़लस्तीनी अस्पताल में ले जा रहे थे वेस्ट बैंक में, और ये जो है नाबलस का इलाका, वो जेनिन था, ये नाबलस है, हर जगह यही हाल है। वहाँ पर रास्ता इसराइली फोर्स ने रोक लिया, उनकी एम्बुलेंस को, बीमार को जिसकी जान खतरे में हो सकती है, उसे आगे नहीं जाने दे रहे थे। बहुत बुरे हाल है और लोग जुल्म करने वालों की जय जयकार हमारे यहाँ भी बेवकूफ़ कर रहे हैं, दुनिया में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।